हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम जानने वाले हैं। जो क्या हम पढ़ रहे हैं, हिंदी काव्य साहित्य का 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम जानेंगे। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 25 दिनों में आपकी जो हिंदी की तैयारी है वो इस चैनल पे आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसका ये तीसरा दिन है। ठीक है ना। इससे पहले के 2 वीडियो आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हिंदी का एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपनी स्टडी कर सकते हैं। फिलहाल हिंदी काव्य साहित्य का 100 इंपॉर्टेंट हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहा है, जिसमें आज के इस वीडियो में हम 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराएंगे। उसके बाद कल आपको फिर से 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिससे आपका जो हिंदी काव्य साहित्य है इसका भी 100 इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको तैयार हो जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे हिंदी काव्य साहित्य का तीसरा दिन है, ये बात आपको पता चल गया। चलिए जी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। कलर चूज में कर लो। ठीक है। पहला हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाले विद्वान हैं। अब वो कौन है जी? तो याद रखेंगे गार्सा द टासी हैं, ये हिंदी साहित्य के प्रथम विद्वान है। एक और बात याद रखेंगे, सभी नोट्स है इसको नोट डाउन आप करते हुए चलेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी समझाने वाला टॉपिक नहीं है, ये सब कुछ आपको याद करना ही होगा। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स या केमिस्ट्री नहीं है कि इसमें आपको समझाया जाए जिससे आप याद कर लें या समझ में आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको आपको ही मेहनत करके याद करना होगा, तो इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा इसमें। चलिए, दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इन्हें हिंदी का प्राचीनतम, मतलब इनमें जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें प्राचीनतम हिंदी के महाकाव्य कौन है? तो ये बात आप याद रखेंगे, पृथ्वी राज रासु है, ये क्या है? प्राचीनतम महाकाव्य है। ठीक है ना। अगला हमारा आता है, हिंदी साहित्य के आदि काल के लिए बीज वापन काल नाम दिया है। बीज वापन काल नाम किन्होंने दिया है आदि काल में? तो ये बात याद रखेंगे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। तो ऑप्शन आपका तीसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है चौथा, कि हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो याद रखेंगे सरहप्पा को माना जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है कि खलीक बारी की रचना है। खलीक बारी की रचना किसकी है? तो याद रखेंगे अमीर जो खुसरो हैं इनकी रचना है, खालिक बरी। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है 6 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया है। याद रखेंगे चरण नहीं है, चारण काल नाम है। ठीक है ना। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया है, किन्होंने दिया है? तो याद रखेंगे राम कुमार वर्मा ने दिया है। ऑप्शन आपका तीसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन आता है कि कंबाइनी रचना है। तो कंबाइनी किसकी रचना है? तो याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करते हुए आप चल रहे होंगे। अदरवाइज मैं ये भी कहूँगा कि जो टेलीग्राम है और व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन रहेंगे। वहाँ पे कुछ दिनों बाद हो सकता है इन सभी का PDF आपको फ्री में ही वहाँ पे अवेलेबल करा दिए जाए। ठीक है ना। तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए नीचे आपको लिंक दे दिया गया है, फिजिक्स जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, तो उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है कि परमाल रासो की रचना काल है। जो परमाल रासो हैं इनकी रचना काल क्या है? तो याद रखेंगे आदिकाल है। नेक्स्ट हमारा जो आता है कि कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है। अब कौन सा ग्रंथ है जो भक्ति काल का है? तो यहाँ पे याद रखेंगे विनय जो पत्रिका है ये भक्ति काल की है। ठीक है ना, ग्रंथ। अगला आता है अज्ञेय द्वारा संपादित सपत्तकों की संख्या है। तो कितनी है भैया? तो 4 है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? मतलब किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो याद रखेंगे भक्ति काल को ही स्वर्ण युग कहा जाता है। और एक और बात याद रखेंगे, हमारा जो 12th नंबर क्वेश्चन आता है कि हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। तो पूर्व मध्यकाल भी किसे? भक्ति काल को ही कहा जाता है।
मतलब पूर्व मध्य काल भी भक्ति काल को कहा जाता है। और याद रखेंगे स्वर्ण युग भी किसे कहा जाता है, भक्ति काल को ही कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन कि पद्मावत की रचना काल है, पद्मावत किस काल में इसकी रचना की गई थी, तो याद रखेंगे भक्ति काल में ही इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है 14 नंबर कि मालिक मोहम्मद जायसी को किस धारा के कवि माना जाता है, तो किस धारा का कवि माना जाता है, तो याद रखेंगे सूफी काव्य धारा है इसका ये कवि माना जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है कि कबीरदास प्रमुख कवि हैं, अब किसमें कबीरदास प्रमुख कवि किसमें है, तो निगुण भक्ति धारा है इसके प्रमुख कवि हैं, निगुण भक्ति धारा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है, तो रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है, तो याद रखेंगे अवधी भाषा में। बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे कि हिंदी में, तो हिंदी नहीं है भैया, याद रखिएगा अवधी भाषा है, ठीक है ना। अगला हमारा आता है रीति काल का दूसरा नाम है, रीति काल का दूसरा नाम श्रृंगार काल है, ठीक है ना, इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है कि रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया है, तो किन्होंने रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया है, तो याद रखेंगे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। क्या नाम दिया है, रीति काल को ही श्रृंगार काल नाम दिया है, ठीक है ना। अगला हमारा 20 नंबर क्वेश्चन आता है रीति काल कवि है, किसके कवि है, तो याद रखेंगे द्विजवेग के कवि हैं। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से रीति काल के किस कवि ने वीर रस में कविता की है, तो वीर रस में कविता किसने की है, तो याद रखेंगे भूषण जो है इन्होंने रीति काल में क्या की है, वीर रस की कविता की है, ठीक है ना, किन्होंने, भूषण। नेक्स्ट जो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से बिहारी लाल ने किस छंद में रचना की है, तो याद रखेंगे किस छंद में बिहारी लाल ने क्या की है, रचना की है, तो याद रखेंगे दोहा जो छंद है इसकी रचना की है, किन्होंने, बिहारी लाल ने। अगला हमारा आता है कि नई कविता युग की रचना है, नई कविता युग की रचना है, ये जो नई कविता युग एक रचना है तो ये किनकी है, तो याद रखेंगे खुशबू के शिलालेख जो है इनकी रचना है। अगला आता है निम्नलिखित में से नई कविता के कवि हैं, नई कविता के कवि कौन है, तो याद रखेंगे सचितानंद, हरिनंद, वात्स्यंद, अज्ञेय जो है इनको, तो याद रखेंगे एक और बात कि इनको शॉर्ट फॉर्म में अज्ञेय भी कहा जाता है, तो अज्ञेय भी ऑप्शन में दे तो आप इसको टिक करेंगे, ठीक है ना, पूरा नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला हमारा आता है 25 नंबर क्वेश्चन कि भारतेंदु युग कवि हैं, भारतेंदु युग किस मतलब भारतेंदु जो युग है इसके कवि कौन है, तो याद रखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ये भारतेंदु युग के ही कवि हैं, ठीक है ना। अगला हमारा आता है भारत भारतीय की रचना विधि है, अब भारत भारतीय की रचना की विधि कौन है, कहानी, उपन्यास, नाटक या काव्य, तो आपको याद रखनी है जो काव्य है ये भारत भारतीय की रचना है या विधि हम कह सकते हैं। अगला आता है मैथिल शरण गुप्त की रचना है, मैथिल शरण गुप्त की रचना याद रखेंगे भारत भारतीय जो है ये मैथिल शरण गुप्त की रचना है, ठीक है ना। अगला हमारा आता है कि परिजात किस कवि के गीतों का संकलन है, तो याद रखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं, इनकी क्या है, संकलन है, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है कि प्रियवास काव्य कृति का मुख्य रस है, तो याद रखेंगे वो कौन सा है, तो याद रखेंगे जो वियोग श्रृंगार है इसका है, ठीक है ना। जो प्रियवास काव्य कृति का मुख्य रस क्या है, तो याद रखेंगे विनय श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार। अगला आता है कि प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा दी गई, तो किसके द्वारा दी गई है, तो अज्ञेय ने दिया है, ठीक है ना। जो प्रयोगवाद है इसको नई कविता की संज्ञा या नई कविता का नाम किसने दिया, तो अज्ञेय ने दिया, इनका पूरा नाम सचितानंद से स्टार्ट हुआ तो वो है जी, ठीक है ना, तो शॉर्ट फॉर्म में अज्ञेय भी दे देता है। अगला आता है
कि संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक ये क्या है, रचना है। तो किस कवि की रचना है ये आपको बताना है। तो दो धूमिल हैं, धूमिल की ये क्या है, रचना है। कौन, संसद से सड़क तक, ठीक है ना। अगला आता है नई कविता के कवि हैं। नई कविता ये क्या है, कविता है, उसके कवि कौन है ये आपको बताना है। नई कविता की रचना किसकी है, तो नरेंद्र शर्मा की है। नेक्स्ट हमारा 32 नंबर क्वेश्चन आता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। वैदेही वनवास जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की क्या है, रचना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि हरिओद जी की कृतियां नहीं है। तो हरिओद जी की जो कृतियां हैं वो नहीं है, तो याद रखेंगे चिंता जो धार है ये हरिओद सिंह की क्या है, कृतियां नहीं है। एक और बात याद रखेंगे, हरिओद सिंह की कृतियां, अब इस प्रश्न से हमें ये भी पता चल जाना चाहिए कि ये जो प्रिय प्रवास है ये सभी तीनों हरिओद जी की क्या है, कृतियां हैं, बट जो चित्रधारा है ये हरिओद सिंह की कृतियां नहीं है। तो फिलहाल हमें यहाँ पे कौन नहीं है ये पूछा था, तो वो हमने बता दिया। अगला आता है निम्नलिखित में से हरिओद की रचना नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कर दिया गया है क्या, चलिए ये टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको छोड़ते हैं। अगला आता है मैथिल शरण गुप्त की काव्यात्मक कृति हैं, तो वो कौन है जी, तो जो सांकेत है ये है जी। किसकी सांकेत, किसकी कृति है, तो मैथिल शरण गुप्त की है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। अगला आता है प्रिय प्रवास की रचयिता हैं। तो प्रिय प्रवास जो है ये एक क्या है, जो ये हम कह सकते हैं रचना है। तो प्रिय प्रवास किसकी रचयिता है, किसकी रचना है, तो याद रखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है मैथिल शरण गुप्त की काव्य कृति है, तो याद रखेंगे तिप्त जो धागा है ये मैथिल शरण गुप्त की कृति काव्य है। अगला आता है मैथिल शरण गुप्त की रचना है, तो याद रखेंगे सिद्धराज जो है ये भी मैथिल शरण गुप्त की ही रचना है। अगला हमारा आता है 39 नंबर क्वेश्चन कि हरिओद का पूरा नाम क्या है, तो याद रखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हैं ये हरिओद की पूरा नाम है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है उर्मिला का विरह वर्णन सांकेत के किस संग्रह में है, तो याद रखेंगे नवम जो संग्रह है इसके हैं जी। अगला आता है पवन दूतिका काव्यस की रचयिता हैं, तो ये कौन है जी भैया, तो याद रखें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। किसके, पवन दूतिका है इसके रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अगला आता है परिवर्तन किस कवि की रचना है, याद रखेंगे परिवर्तन एक रचना है, ये किसकी है, तो सुमित्रानंद पंत की है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी को आपको नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे मैं आशा करता हूं, क्योंकि देखिए बिना नोट डाउन किए हुए और बिना याद किए हुए ये कुछ भी होने वाला नहीं है। 10 नंबर यूं ही आपसे चला जा सकता है। तो मैं चाहता हूं अब एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आए, इसलिए सभी को नोट डाउन आप करते हुए चलेंगे, वही सभी के लिए बेटर होगा, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, आपके फैमिली के लिए भी। तो देखिए इन सभी के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर एक एक प्रश्न आपके लिए ढूंढ कर लाया जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम इन प्रश्नों को 100 इंपॉर्टेंट आपको गद्यांश से और 100 जैसे गद्यांश से आपको हमने कहा है 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने को, और पद्यांश से भी 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने को हमने आपसे कहा है। तो इसका तो हमने 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पार्ट 1 आया था, पार्ट 1 मतलब डे 1 में और डे 2 में हमने करा दिया है। ये डे 3 है, तो इसमें हम आज तीसरा दिन है, तो तीसरे दिन में हम 50 इंपॉर्टेंट करा रहे हैं। फिर से डे 4 आएगा तो 50, डे 4 के दिन मतलब कल आपको फिर से मिल जाएंगे, तो ये भी 100 इंपॉर्टेंट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसके बाद तब जाकर हम जो इंपॉर्टेंट गद्यांश है, पद्यांश है, उसका संदर्भ सहित अनुवाद जो भी है उन सभी को हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल इन सभी के लिए मैं यही कहूंगा कि इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। अगला आता है हमारे यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन कि धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा किस वाद के प्रमुख विशेषता है, तो याद रखेंगे प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषता है, ठीक है ना। धर्म के प्रति अनास्था और शोषक वर्ग के प्रति घृणा, ठीक है ना, मतलब जो छोटे जाति हैं उनके प्रति घृणा,
ठीक है, तो ये सब कुछ आपको याद रखना है। अगला हमारा आता है 45 नंबर क्वेश्चन, छयवादी काव्य की बृहद त्रीय रचना नहीं है, तो ये याद रखेंगे महावेवी वर्मा जो है इनकी नहीं है जी, ठीक है ना, बृहद त्रीय, ये याद रखेंगे। अगला आता है हमारा कि प्रकृति का सुकुमार कवि को कहा जाता है, मतलब प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है, तो याद रखेंगे सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रकृति पर ही ज्यादातर अपनी जो भी रचनाएं की हैं। सुमित्रानंद पंत को ज्ञान पीड़ित पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिली थी? सुमित्रानंद पंत को ज्ञान पीड़ित पुरस्कार मिला है, पर किसके लिए, तो चिदंबरी जो है इसके लिए उनको मिला है जी। अगला हमारा आता है 48 नंबर क्वेश्चन, छयवाद की विशेषता है। छयवाद की क्या विशेषता है, तो याद रखेंगे प्राकृतिक जो चित्रण है ये है जी। एक और याद रखेंगे, इसका ऑप्शन ये भी हो सकता है, यदि ऑप्शन में ये ना हो तो संदर्भ एवं प्रेम, ठीक है ना, तो आपको तो ये पहले टिक कर देना है, बट ऑप्शन में यदि प्राकृतिक चित्रण ना हो तो आप संदर्भ एवं प्रेम पर टिक करेंगे, ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। अगला आता है कंबाइनी महाकाव्य के संग्रहों की संख्या है, तो स्वर्गों की संख्या, यहाँ पे कंबाइनी महाकाव्य में स्वर्गों की संख्या है, तो याद रखेंगे 15 है, 50, ठीक है ना, 15 है जी, 15। तो ये हमारा अंतिम जो क्वेश्चन आता है, नौका विहार कविता अवतरित है, तो किसका याद रखेंगे, तो गुंजन से, ठीक है ना, तो गुंजन से क्या है, जो नौका विहार कविता है वो अवतरित है, यहाँ पे मतलब दिया गया है, ठीक है ना, गुंजन से। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो हमने आज के इस वीडियो में जो 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसमें तो कुछ समझने वाला नहीं है, अदरवाइज कि मैं आपको समझाकर याद करा दूं, इसके लिए आपको खुद ही मेहनत करना होगा। तो मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और जो आपका ये सीरीज चल रहा है इसको हम अंत तक बिल्कुल ले जाएंगे। अच्छे से आपकी हिंदी की भी तैयारी हम इस चैनल पर कराएंगे, ठीक है ना। और जो आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री है 1 शॉट वीडियो उसके आ ही रहे हैं, तो चैप्टर वाइज वो चल ही रहा है, और जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल है उसको भी हम करा ही रहे हैं। तो अच्छे से मन लगा कर केवल अपनी स्टडी कीजिए, आपके इस चैनल पे सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। जब भी वीडियो अपलोड हो पहले कॉपी पेन लेकर बैठे उसकी स्टडी करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का लिंक है, आप चाहें तो वहां से क्लिक करके बेसिक से सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की स्टडी अपनी कर सकते हैं। और तीसरी बात मैं कहूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा, जो भी डाउट हो वहां पे मैसेज करेंगे, वहां पे आपको सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।